अरविंद जी का एक बेटा था। वह बहुत नालायक था क्योंकि वह शराबी और जुआरी था, जिस वजह से अरविंद जी अपने बेटे से परेशान रहते थे। आए दिन उनका बेटा अरविंद जी के पैसे चुराया करता था। जब अरविंद जी राहुल को समझाने की कोशिश करते तो वह उन पर हाथ उठा देता। बुरी लत के कारण राहुल की हालत खराब होने लगी। एक बार तो वह अरविंद जी को जान से मारने की कोशिश करने लगा। तब वह किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया। अरविंद जी आज अमेरिका से वापस आ रहे थे। उनको अपने पुराने दिनों की याद आने लगी थी, ठीक उस तरह जैसे एक दिन वह अपना पिछला सब कुछ भूलकर अमेरिका चले गए थे। अरविंद जी को याद आने लगा कि क्या विदेश जाना आसान था। अपने शहर देश से दूर जाकर विदेश जाना कितना दुखदाई था उनके लिए। पर अगर ना जाते तो क्या बेटे बहू से बच पाते? वो बेटा बहू जिन्होंने उन्हें पल पल तड़पाया था, उनकी जान लेने को तैयार हो गए थे। उन्हीं से परेशान होकर वह अपने घर को छोड़कर अमेरिका में बसने को मजबूर हो गए थे। लेकिन जब आज इतने सालों बाद विदेश से लौट रहे थे, लेकिन पहले के अरविंद जी और आज के अरविंद जी में जमीन आसमान का अंतर था। आज वो इतने काबिल थे कि उनके बेटे बहू उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं थे। पहले हालत से मजबूर अरविंद जी आज ठाठ से चलते हैं। आज अरविंद जी राहुल के मुंह पर पैसों का तमाचा मार सकते थे। पता नहीं लोग उन्हें पहचान भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब वे पहले से काफ़ी बदल गए थे। पहले के साधारण धोती कुर्ते को पहनने वाले अरविंद जी के चेहरे पर न केवल चमक थी, बल्कि उनके कपड़े भी उनके चेहरे की तरह चमक रहे थे। उनके हाथ अपने ही उन चोटों के निशानों पर आ जाते थे जो उनके बेटे बहू ने बड़ी बेदर्दी से उन्हें दिए थे, और हाथ उन निशानों को ढूंढकर छूने लगे जैसे दर्द को सहलाकर कम करना चाह रहे हों। अब वह धीरे धीरे अतीत में चले गए। उनकी शादी के पूरे 5 वर्ष बाद उनका बेटा राहुल बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था। इसके पहले लगता ही नहीं था कि उनको संतान सुख भी मिलेगा। हर महीना गुजर जाता और उनकी पत्नी पूनम की कोख खाली की खाली ही रहती। 5 वर्ष बाद पहली बार जब पूनम जी ने उन्हें यह खुशखबरी सुनाई तो वह खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। फिर उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। कितनी खुशियाँ मनाई गई थी। वहीं राहुल जब बड़ा हुआ तब अक्सर राहुल अरविंद जी से जुआ खेलने के लिए पैसे मांगता रहता था। उन दोनों की आपस में इस विषय पर अक्सर झगड़ा हो जाता था। जब तक राहुल छोटा था, अरविंद जी उसे डपट कर घर में रहने को मजबूर कर देते थे। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह बिगड़ता गया। यह सोचकर कि शायद शादी के बाद राहुल सुधर जाएगा, उसकी शादी मीना से करवा दी। पर राहुल में कोई बदलाव नहीं आया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी जुए की लत बढ़ती गई। वह जुए में जीतता कम और हारता ज़्यादा था। सिर्फ हारा हुआ पैसा जीतने के लिए बराबर जुआ खेलता रहता था और बार बार हारता था। फिर हार को जीत में बदलने के लिए फिर जुआ खेलता और फिर हार जाता।
फिर हारने की सारी शर्म घरवालों पर निकालता था। इसी जुए की लत के कारण उस दिन राहुल ने हारा हुआ पैसा जीतने के लिए अरविंद जी से जुआ खेलने के लिए पैसा मांगा था, जिस पर अरविंद जी ने पैसे देने से मना कर दिया। अरविंद जी के पैसा देने से मना करने के कारण राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनका अपना ही बेटा उनकी जान लेने के लिए पगला गया। वह उन्हें मारने के लिए कुछ खोजने लगा। आसपास कोई चीज़ न दिखने के कारण उसने हाथ से ही अरविंद जी की कॉलर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अरविंद जी के दिमाग में ही यह बिल्कुल भी नहीं आया कि राहुल इस तरह की हरकत कर सकता था। जब उसने लाल आंख करते हुए उनका कॉलर पकड़कर घसीटना शुरू किया तो थोड़ी देर के लिए अरविंद जी बेहोश होने ही वाले थे कि तभी वहाँ उनके पड़ोसी राजेश जी ने उन्हें झपट कर अरविंद जी को पीछे खींच लिया और उन्हें घसीटते हुए अपने घर ले गए। दूसरी तरफ राहुल को राजेश जी के बेटे कमल ने पीछे से कसकर पकड़ लिया। कमल के छोटे भाई मोहित ने उसके हाथ से किसी तरह से उसे संभाला। राहुल के हाथों में उस समय पता नहीं कहाँ की ताकत आ गई थी कि जब कमल और मोहित दोनों ने अपनी भरपूर ताकत लगा दिया तब कहीं जाकर अरविंद जी को बचा पाए। उसके बाद उसे खींचते हुए पास वाले कमरे में ले जाकर अंदर ढकेल कर कमरा बाहर से बंद कर दिया। आंखों में खून लिए राहुल कमरे से बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था। गुस्से में कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा। ऐसा लगने लगा कि राहुल कमरे का दरवाज़ा ही तोड़ देगा। उस पूरे दिन राजेश जी ने अरविंद जी को अपने घर में रखा। सबको ही यह आशा थी कि कुछ देर में जब राहुल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब अरविंद जी अपने घर लौट जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी रात राहुल अपने कमरे में बंद रहा। दूसरे दिन सुबह राहुल को कमरे से बाहर यह सोचकर निकाला गया कि शायद अब उसका भूत उतर गया होगा, पर वह फिर अरविंद जी को मारने के लिए ढूंढने लगा। राजेश जी जो अरविंद जी के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहते थे, आवाज़ें सुनकर तुरंत निकल आए। फिर से राजेश जी, कमल और मोहित ने मिलकर उसे किसी तरह कंट्रोल कर कमरे में बंद कर दिया। राहुल को कमरे में बंद कर देने के बाद सभी लोग राहुल के इस पागलपन के लिए बैठे रहे। वैसे राहुल पहले भी काफ़ी गर्म मिजाज का था, पर अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा यह आशा नहीं की जा सकती थी। राजेश जी ने अरविंद जी से पूछा, क्या बात है जो राजेश आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गया? क्या बताऊं आप लोगों को? अरविंद जी बोलने लगे, कल दोपहर को मैं खाना लेने रसोई में जा रहा था। जब सुबह से दोपहर तक हम दोनों बूढ़ों को कुछ खाना नहीं मिला तो मैं खुद ही रसोई में खाना लेने के लिए चला गया। रसोई से राहुल की पत्नी मीना बाहर निकल कर आ रही थी। उसी समय अचानक उसे अपने सामने पाकर मैं संभल नहीं पाया। जब मैं खाना लेने जा ही रहा था तो उसने जानबूझकर अपनी टांग अड़ा दी और मैं धम्म से गिर पड़ा। उसने जब बेटे को आते देखा तो खुद भी वहीं जानबूझकर गिर पड़ी थी। बहुत मुश्किल से मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा था
कि इतने में राहुल वहाँ आ गया। उसने हम दोनों को लेकर गलत अर्थ निकाल लिया और बहू ने मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया कि मैंने बहू को गलत नज़रों से देखा है। बस फिर क्या था, वह मुझे मारने को दौड़ पड़ा। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहू इतना झूठ मत बोलो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन बहू अपनी बात पर अड़ी रही और राजेश ने मुझे बहुत मारा। इतना कहकर अरविंद जी चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश जी बोले, मतलब ये सब गलतफहमी का मामला है, पर अगर इस तरह की बात है तो भी राहुल को इस तरह से आपको मारने के लिए दौड़ना नहीं चाहिए। कम से कम पहले उसे एक बार आपसे बात तो कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है कि उसकी गलतफहमी दूर हो जाती। हाँ, पर वही तो नहीं हुआ। मेरी पत्नी पूनम ने तो सामने से सब होते हुए देख लिया था। मेरी पत्नी पूनम ने भी बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने पत्नी के आगे हम दोनों की एक नहीं सुनी। पर राहुल को ना जाने क्या हो गया था। वैसे भी वह गर्म मिजाज वाला इंसान है। इतना कहकर अरविंद जी चुप हो गए। शर्मिंदगी के कारण वह सर भी नहीं उठा पा रहे थे। कितनी खराब बात थी जो उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम उनका बेटा बहू लगा रहे थे। कई दिनों तक राहुल के ऊपर गर्मी चढ़ी रही। उसे कमरे में बंद करके रखा जा रहा था, पर कितने दिनों तक? उसे जिंदा रहने के लिए खाना पानी चाहिए ही था। इसलिए एक दिन राजेश जी और उनके दोनों बेटों ने हिम्मत करके कमरा खोला और राहुल की माँ पूनम जी को आगे रखकर खुद पीछे हो गए। अपनी माँ को देखकर राहुल कुछ शांत हुआ। राहुल अपनी माँ पूनम जी को देखकर थोड़ा शांत दिख रहा था और माँ के ऊपर झपटा नहीं। माँ ने उसे वहाँ खाना खिलाया और एक बार फिर कमरा बंद कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही चला, पर राहुल की हालत देखकर उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखाने की बात तय हुई। मनोचिकित्सक ने राहुल को देखकर उसके दिमागी हालत को चेक किया और कुछ दवाएं लिख दिया। दवाइयाँ लेते रहने से राहुल की मानसिक हालत में सुधार होने लगा, पर वह जब भी अरविंद जी को देखता तब वह फिर से भड़क जाता और जो भी चीज़ हाथ में आती वही लेकर अरविंद जी को मारने को दौड़ पड़ता। अरविंद जी इस आशा में कि जल्दी ही राहुल का दिमागी संतुलन ठीक हो जाएगा, उसकी दवाइयाँ करवाते रहे, पर मन ही मन डरते भी रहे। दवाइयाँ होते रहने से राहुल काफ़ी शांत दिखने लगा था। एक दिन मीना को बाजार जाना था। मीना अपनी सास पूनम जी को लेकर बाजार चली गई। बाजार जाते समय पूनम घर पर अरविंद जी को कह के गई कि राहुल का ध्यान रखें। कुछ देर तक राहुल शांतिपूर्वक सोया पड़ा रहा, फिर उसकी नींद खुल गई। उसने माँ को आवाज़ दिया, माँ होती तो बोलती। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो राहुल कमरे से बाहर निकल आया। सामने अरविंद जी को देखते ही उस पर फिर से दौरा पड़ गया। वह अरविंद जी को मारने दौड़ा। बूढ़े होते अरविंद जी जवान राहुल से बच नहीं पाए। वे बचने के लिए घर से निकलने के लिए भागे, लेकिन वह तेज नहीं दौड़ पाए। राहुल घर का दरवाज़ा खोल अरविंद जी का कॉलर पकड़ उनको घसीटते हुए बाहर ले आया।
सबसे बुरी बात यह कि इस समय घर पर कोई भी नहीं था जो राहुल को रोक लेता। उन्हें सड़क पर घसीटता जा रहा था और पैसों की मांग करता जा रहा था। अरविंद जी ने उसे समझाना चाहा, पर उसने जैसे कसम खा लिया था कि अरविंद जी की कोई बात सुनना ही नहीं है। वह अपने पिता को मारते जा रहा था। अरविंद जी बच नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें मरा समझकर उन्हें वहीं बीच सड़क पर छोड़कर वह घर को लौट आया। काफ़ी देर बाद जब पूनम जी मीना के साथ बाजार से लौटी तब उन्हें अरविंद जी नहीं दिखे और राहुल कमरे में पड़ा सो रहा था। उसके कपड़ों पर ताजे खून के दाग लगे थे, कुछ दाग सूख भी रहे थे। पूनम जी अपनी गलती समझ गई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने शांत राहुल को सोता हुआ समझकर कमरे में ताला नहीं लगाया था। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जल्दी ही वे दौड़ती हुई राजेश जी के घर पहुंची और उनको सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सभी अरविंद जी को खोजने के लिए चले गए। अब सिर्फ राजेश जी ही नहीं, कमल और मोहित और आस पड़ोस के लोग भी अरविंद जी को खोजने निकल पड़े। सभी ने दूर दूर तक खोजा पर अरविंद जी नहीं मिले। कुछ लोगों ने बताया भी कि राहुल को उन लोगों ने अरविंद जी को घसीट कर ले जाते हुए देखा था, पर उनके बताए रास्ते पर भी अरविंद जी को नहीं मिलना था, इसलिए वे नहीं मिले। अरविंद जी को अचानक धक्का लगा और वे वर्तमान में आ गए। उनका हवाई जहाज थोड़ी ही देर में भारत पहुंचने ही वाला था। उनको चिंता सताने लगी कि पूनम अभी कहाँ होगी, राहुल उनके साथ कैसा व्यवहार करता होगा। उनको तो राहुल ने मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पता नहीं पूनम का क्या हाल किया होगा। पहले के अरविंद जी में और आज के अरविंद जी में ज़मीन आसमान का अंतर था। थोड़ी ही देर में अरविंद जी एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। अब वे कहाँ जाएं, इसके बारे में सोचकर उन्हें अपने पुराने घर के लिए टैक्सी किया और चल दिए। पता नहीं लोग उन्हें पहचान भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब वे पहले से काफ़ी बदल गए थे। पहले के साधारण धोती कुर्ते को पहनने वाले अरविंद जी के चेहरे पर न केवल चमक थी, बल्कि उनके कपड़े भी उनके चेहरे की तरह चमक रहे थे। टैक्सी चल पड़ी। मुंबई से उनका फ्लैट 1 घंटे की दूरी पर था। टैक्सी के चलते ही ठंडी हवा उन्हें सुकून दे रही थी और अपने देश, अपने शहर की मिट्टी से जुड़े होने का एहसास हो रहा था। यही मिट्टी थी जिस पर राजेश ने उन्हें डंडों से मारकर उन्हें मरा जानकर फेंक दिया था। सच ही वे उस समय मरे हुए व्यक्ति के समान हो गए थे जिस समय राहुल ने उन्हें आखिरी बार मारा था। उस समय की सारी बात और राहुल का व्यवहार याद आने लगा था। राहुल उन्हें सड़क पर मरा समझकर फेंक चुका था और वे एकदम बेजान हो चुके थे और वे बेहोश होने वाले थे। पर उस समय भी उनके दिमाग में पूनम जी की चिंता होने लगी थी। उन्हें यह भी लगने लगा था कि
पता नहीं वे जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। और यह सोचते सोचते उनका शरीर एकदम काम नहीं कर रहा था। इसके बाद वे कब बेहोश हो गए उन्हें पता नहीं चला। उन्हें याद आ गया और उनके हाथ अपने ही उन चोटों के निशानों पर चले गए, जैसे दर्द को सहलाकर कम करना चाह रहे हों। जैसे उन चोटों को सहलाने से शायद आज उनको आराम मिल जाएगा, जबकि घाव भरे कई साल हो चुके थे, पर उनका असर दिल पर अभी भी ताज़ा है। वापस घर लौटते समय टैक्सी की खिड़की से आती ताज़ी हवा के झोंके दर्द कम नहीं कर पा रहा था। हाथ घावों के निशान को सहला रहे थे। फिर उन्हें होश आया लगभग 15 दिनों के बाद, जिसमें से उन्हें अपना पिछला कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वे किसी अस्पताल जैसे कमरे में लेटे हुए थे। उनको होश में आया देखकर नर्स भागकर डॉक्टर को बुला लाई और फिर इंजेक्शन देने का सिलसिला शुरू हुआ। शाम 4 बजे मोहन जी आए और उन्होंने अरविंद जी से बात करनी चाहिए, पर अरविंद जी ने अपने बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने दूर से ही अरविंद जी पर किसी को हमला करते और फिर भागते देखा। उस समय वे काफ़ी दूरी पर थे। वह राहुल को पहचान नहीं पाए थे। जल्दी से अरविंद जी तक पहुंचने पर अरविंद जी को बेहोश देखा था। उनके पहुंचते पहुंचते राहुल भाग चुका था। बहुत कोशिशों के बाद भी वे अरविंद जी के परिवार वालों का पता नहीं लगा पाए। उनसे देखा नहीं गया तो उन्होंने अरविंद जी को वहीं सड़क पर से उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में घरवालों की जगह अपना नाम लिखवा कर उनको भर्ती करवाकर इलाज करवाया। होश में आने के बाद कई महीनों तक अरविंद जी की याददाश्त वापस नहीं आई। हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते। होश में आने के बाद सिर्फ मोहन जी को अपने पास देखकर मोहन जी को ही अपना परिवार समझने लगे थे और मोहन जी के बिना खाना पीना भी छोड़ देते थे। अरविंद जी की अपने ऊपर आश्रित देखकर मोहन जी ने उनको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा। कुछ दिनों बाद जब उनका अमेरिका जाना हुआ तो अरविंद जी को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि यहाँ वे सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही आए थे। उनका सारा कारोबार वहीं था। इस तरह अरविंद जी अमेरिका पहुंच गए। शुरू में उनको कुछ समस्याएं आईं, फिर समय के साथ साथ सब ठीक होता गया। यहाँ तक कि उनकी याददाश्त भी काफ़ी कुछ वापस आने लगी थी। अरविंद जी भी वहीं बस गए और मोहन जी के व्यापार में हाथ बटाने लगे। हालांकि उन्हें कभी कभी पूनम जी की याद आ जाती थी और पूनम जी से मिलने की इच्छा बढ़ जाती थी। मोहन जी का कारोबार 2 भागों में था। मोहन जी भारत से अमेरिका गए थे, इसी कारण उन्होंने अमेरिका में उनकी मेन शाखा थी। मोहन जी जिसको शुरू के दिनों में पसंद करते थे, उसने किसी और को पसंद कर उससे शादी कर ली। इस घटना से दुखी होकर वे व्यापार में इतने मग्न हो गए कि अपनी शादी करने का विचार कभी बना नहीं पाए। इस कारण मोहन जी अकेले रह गए थे
और अब एक दोस्त के रूप में अरविंद जी मिल गए थे। जब से अरविंद जी ने उनके ऑफिस जाकर काम सीखना शुरू किया, तब से उनके व्यापार में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होने लगी थी। मोहन जी ने अरविंद जी को अपनी ज़िंदगी में शुभ मान लिया और हमेशा के लिए अपने साथ एक दोस्त बनाकर रख लिया। अपने ख्यालों में खोए रहने से समय के बीतने का पता भी न चला। टैक्सी से चलते हुए अब उन्हें काफ़ी समय हो चुका था। अब बस कुछ ही देर में वे अपने घर पहुंचने वाले थे। दिल तो उनका कर रहा था कि कितनी जल्दी पूनम जी से मिलकर उसे अपने गले लगाकर इतने दिनों गायब रहने के लिए माफ़ी मांग ले। पता नहीं राहुल उनको किस हाल में रखता होगा। इतने दिनों का गम अरविंद जी के दिल को अब उन्हें टाइम काटना भारी लग रहा था, पर पूनम जी की चिंता करते थे। अरविंद जी एक बार फिर से अतीत में पहुंच गए। एक बार तब की बात है जब राहुल पर अरविंद जी को मारने का दौरा पड़ चुका था, पर अभी तक उसने अपनी माँ पूनम जी पर कभी मारने के लिए हाथ नहीं उठाया था। एक दिन जब राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तो अरविंद जी अपनी पत्नी से राहुल से संबंधित बात करने लगे। पूनम से वे राहुल के खराब रवैये के लिए बात करने लगे। पूनम जी अरविंद जी से उसको किसी डॉक्टर को दिखाने की बात करने लगी। तभी बहू ने सारी बातें सुन ली और राहुल को जाकर भड़का दिया। अचानक राहुल दंदनाते हुए उसके कमरे में आया और अरविंद जी को देखकर भड़क उठा और अरविंद जी के द्वारा डॉक्टर के पास राहुल को ले जाने के लिए बात करने से भड़क गया और बिना सोचे समझे बड़बड़ाने लगा। बुढ़िया आग लगाती है। उसने पास बड़ा पेचकस उठाकर सामने खड़ी पूनम जी के ऊपर फेंक दिया। साथ ही साथ अरविंद जी को मारने के लिए भी दौड़ पड़ा। अरविंद जी राहुल के मुंह से माँ के लिए अपशब्द सुनकर एक बार तैस में आ गए, फिर भिड़ने को तैयार हो गए, पर पूनम जी के बहते खून को देखकर राहुल से पीछा छुड़ाकर पूनम की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि पेचकस पूनम जी के सीने पर लगा था और खून से लथपथ हो रही थी। उनके शरीर पर साड़ी खून में डूब चुकी थी। खून देखकर एक बार राहुल थोड़ी देर के लिए रुक गया, पर फिर गालियां देने लगा। अरविंद जी तुरंत पूनम को लेकर अस्पताल भागे। अगर उस समय अरविंद जी पूनम को लेकर अस्पताल ना भागे होते तो वे उस दिन अपनी पत्नी को खो चुके होते। उस याद से वे आज तक सिहर जाते थे। उसके बाद राहुल न केवल अरविंद जी बल्कि अपनी माँ के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गया था। थोड़ा स्वस्थ होकर पूनम जी घर आ चुकी थी। बस 15 दिन ही बीते होंगे कि राहुल का मानसिक संतुलन फिर से बिगड़ने लगा। एक दिन पूनम जी राहुल के कपड़े धोने के लिए उसके कपड़े देखने लगीं। राहुल को लगा कि उसकी माँ उसके कपड़ों में कुछ ढूंढ रही हैं और उसने पीछे से जाकर पूनम जी के बाल पकड़कर बालों को खींचने लगा। पूनम जी उसके इस व्यवहार से हैरान रह गईं। अरविंद जी जो पास ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे उनकी तरफ दौड़े और राहुल के हाथ से अपनी पत्नी के बाल छुड़ाने लगे। मीना ने राहुल को यह सब गलत काम करते देखा, पर मीना पूनम जी से बोलने लगी, क्या पड़ी थी तुम्हें जो राहुल के कपड़े में क्या ढूंढ रही थी?
चुपचाप रह नहीं सकती थी क्या? अकेले कोई जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारे तो क्या किया जा सकता है? अकेले अरविंद जी राहुल के ताकत के आगे कमज़ोर पड़ गए। जब राजेश जी, कमल और मोहित ने पीछे से आकर राहुल पर पूरी ताकत लगाई, तब जाकर उसकी ताकत से वे सब जीत पाए। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी। राहुल की हैवानियत और ताकत के आगे सब हार जाते थे। दिन पर दिन राहुल की हैवानियत बढ़ती ही जा रही थी। अब राहुल ने लगभग रोज़ सुबह उठते ही अरविंद जी से भिड़ने का कार्यक्रम बना रखा था। इस काम में अब मीना बराबर से राहुल का साथ देने लगी। आए दिन की बर्बरता सहते हुए दोनों पति पत्नी किसी तरह अपने दिन गुजारने को मजबूर हो रहे थे और उस दिन को कोसने भी लगे थे जब वे वंश बढ़ाने के लिए एक लड़के की कामना कर रहे थे। राहुल की बर्बरता सहने के बाद वे कहने लगे कि ऐसे लड़के से होने से तो अच्छा है कि बे औलाद रहें। अभी तक गनीमत थी कि उसका कोई खास दोस्त नहीं था, सिर्फ वह जुआ खेलने ही रात में बाहर जाता था। पर जब से उसे अस्पताल डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब से उसकी दोस्ती किसी और से हो गई और अक्सर वह दिन में भी घर से बाहर निकलने लगा था। ऐसे में वह जुआ खेलते समय शराब भी पीने लगा। काम धाम वह कुछ करता नहीं था, इसलिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। पहले वह जुआ खेलने के लिए पैसे मांग कर ले जाता था। अब उसने पैसों के लिए घर में चोरी करनी भी शुरू कर दिया था। एक दिन उसे जुआ खेलने और शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे। पूनम और अरविंद जी ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने पूनम के गले का मंगलसूत्र जोर जबरदस्ती से उतरवा लिया और बेच दिया। अरविंद जी को याद आया उस दिन पूनम जी कितना रोई थी, क्योंकि वह मंगलसूत्र अरविंद जी ने उन्हें शादी के समय पहनाया था। शराब पीने के लिए मंगलसूत्र का बेचा जाना बहुत कष्टदायी रहा। जब अरविंद जी ने पूनम जी से वादा किया कि वह किसी न किसी तरह मंगलसूत्र को लौटा लाएंगे, तब जाकर उन्हें कुछ राहत मिली। पर अरविंद जी की तमाम कोशिशों के बाद भी वह मंगलसूत्र उन्हें वापस नहीं ला पाए। भला मुफ्त में मिला आभूषण कोई लौटाता है क्या? टैक्सी के झटकों से वह वर्तमान में आ गए। अपना शहर गली देखकर एक सुकून चेहरे पर छा गया। उनका घर भी दिखना शुरू हो गया था और उनके दिल की धड़कन भी बढ़ गई। कुछ देर में वे घर के बाहर खड़े थे। हिम्मत करके उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मीना ने दरवाज़ा खोला, देखा कि कोई बहुत अच्छे कपड़े में सामने खड़े थे। ऐसा रुतबा देखकर मीना आश्चर्य में पड़ गई। अरविंद जी ने देखा मीना असमय ही बूढ़ी दिखने लगी थी। उसके बाल एकदम सफ़ेद हो गए थे। मीना के पीछे पीछे दो बच्चे भी मीना की साड़ी को पकड़कर अपनी माँ के पीछे छुप कर खड़े हो गए। दोनों बच्चों के कपड़े भी कुछ अच्छे नहीं थे। अचानक उनकी निगाह अपने कपड़े पर फिर बच्चों के कपड़ों पर चली गई। मीना तो अपने ससुर जी को पहचान ही नहीं पाई। अरविंद जी ने पूछा, तुम्हारी माँ पूनम कहाँ है? अकस्मात ही आवाज़ पहचानने में आ गई और पैर छूकर माँ को आवाज़ दिया, माँ दौड़कर बाहर आओ, देखो कौन आए हैं। माँ बाहर आई तो उसके कपड़े भी फटे थे। जगह जगह से फटी और सिली हुई साड़ी पहनी थी।
पूनम जी ने। एक बार तो पूनम भी अरविंद जी के बदले रूप को देखकर पहचान नहीं पाई। फिर खुशी के आंसू बहने लगे तो अरविंद जी ने उसे संभाल लिया। उनके अंदर आते ही मीना तो चाय बनाने को गई और पूनम जी अरविंद जी के पैर पकड़कर बैठ गई। एक एक करके राहुल के आवारा गुंडा बनने की कहानी सुनाना शुरू किया। राहुल घर में नहीं था उस समय। पूनम ने बताया कि राहुल को कैंसर हो चुका है। डॉक्टर ने दवाइयाँ बताई हैं पर दवाएं भी इतनी महंगी हैं कि बराबर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या किया जा सकता है सिवाय बेटे के मौत का इंतज़ार करने के। इतना सुनकर अरविंद जी की आंखों में आंसू आ गए। ये वही राहुल था जिसने उन्हें सड़क पर मार मार कर अधमरा कर सड़क पर ही छोड़ दिया था। पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनका दिल बच्चों के लिए पिघलता ही है। थोड़ी देर में राहुल घर आ गया। उसकी हालत देखकर अरविंद जी का मन पसीज गया। राहुल ने भी जब बाबू जी को धन संपन्न देखा तो उसे अपने सारे बुरे कर्म याद आ गए और उसने बाबूजी के पैर पकड़ लिए। कुछ दिन तक सबके साथ रहने के बाद अरविंद जी पूनम जी को साथ लेकर वापस अमेरिका लौट गए। और हाँ, उन्होंने जाते जाते बच्चों के लिए हर महीने कुछ डॉलर देने का वादा किया। राहुल के बहुत माफ़ी मांगने के बाद भी ना तो उन्होंने और ना ही पूनम जी को राहुल के साथ रहना मंजूर हुआ। वे पूनम जी के साथ वापस अमेरिका चले गए और कभी वापस लौट कर नहीं आए। आज बहू को खुद के कर्मों पर पछतावा हो रहा था। आज उसे वह सब दिन याद आ रहे थे कि उसने कैसे अपने ससुर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। अब अरविंद जी और पूनम जी अपनी ज़िंदगी अमेरिका में अच्छे से गुजार रहे थे और बेटे और बहू भारत में ही रहकर अपना जीवन जी रहे थे। बेटे के इलाज के कुछ दौरान उनकी हालत एकदम सही हो गई। अब राहुल और मीना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ हंसी पूर्वक खुश होकर बिता रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।